जो है आज हम ट्रांसलेटरी वेव्स को पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी वेव्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? जबकि रैपिडली वेरीड अनस्टेडी फ्लो में ना सडन चेंज इन फ्लो डेप्थ हो, यानी डिस्चार्ज में सडन तब्दीली आए, तो वेव्स जो हैं सरफेस पे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो वेव क्या चीज है? एक डिसकंटिन्यूटी है डेप्थ में, यानी वेव जो है एक फास्ट मूविंग फ्लो है जिसमें के सडन जो है ना डिसकंटिन्यूटी होती है। एक साइड पे डेप्थ ज्यादा होती है, दूसरे पे डेप्थ कम होती है। ठीक है ना? इस वेव को जो है ना सर्ज भी कहते हैं या ट्रांसलेटरी वेव भी कहते हैं। ठीक है, इन रैपिडली वेरी अनस्टेडी फ्लो a sudden change in the flow depth is encountered. A translatory wave, also referred as surge, is formed. The curvature of the streamlines may not be neglected, and the pressure distribution is no more hydrostatic. Consequently, the equation of St. Venant's are no longer valid. Note that up till now, ठीक है ये चीज। अब ये इसकी मिसाल आप देखिए। ठीक है, अब there are essentially 4 types of surges that we will consider. अच्छा, अब इसमें देखें कि इससे समझने से पहले एक पॉजिटिव वेव होती है, एक नेगेटिव वेव होती है। पॉजिटिव वेव क्या होती है कि डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ वाटर हायर है और वो आगे वो प्रोपोगेट हो रही है। और नेगेटिव वेव क्या होती है कि, और पॉजिटिव वेव किस तरह प्रोड्यूस होती है कि किसी पॉइंट पे अगर सडनली डिस्चार्ज इंक्रीज कर ले, ठीक है ना, अब किसी जगह डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो वहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो पुराना पुराना डिस्फ्लो है उसकी डेप्थ कम है। तो जो ये सडन डिस्चार्ज का इन्फ्लक्स आया है, इसकी वजह से डेप्थ ऑफ फ्लो वहां बढ़ जाएगी और वो वेव जो है वो आगे प्रोपागेट करेगी। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन में आगे भी प्रोपोगेट कर सकती है, नेगेटिव नेगेटिव और पीछे से ऊपर की तरफ भी प्रोपोगेट कर सकती है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वेव वो होती है कि जिसका वेव फ्रंट ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ए में आप देखें पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये इसका जो डेल एच है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इनिशियल फ्लो आप देखें वो h1 पे चल रहा है और उसकी वेलोसिटी u1 है। फिर अब क्या हुआ है कि डाउनस्ट्रीम पे सडनली डिस्चार्ज इंक्रीज कर गया है। अब ये जो डाउनस्ट्रीम पे डिस्चार्ज इंक्रीज है, इसकी वजह से यहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ गई है, और यहां पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अगर आप इनिशियल डेप्थ ऑफ फ्लो से माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव हाइट आएगी, यानी ग्रेटर देन इनिशियल। और ये अब चूंकि डाउनस्ट्रीम है तो ये अपस्ट्रीम की तरफ प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, इसकी जो सीटी है उसको हम कहते हैं सेलेरिटी ऑफ प्रोपागेशन, यानी वेव की वेलोसिटी आसान जबान में। और ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए होगी कि हमारा जो फ्लो का पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम है, तो ये चूंकि डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम है तो ये नेगेटिव। ठीक है, और इनिशियल फ्लो जो है वो डिस्चार्ज क्यूब चल रहा है, सर्ज का, और बीच में वेव फ्रंट है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का जो है ना वो बॉर्डर है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का जो है ना ये तोरखम में, तो इसके एक तरफ सर्ज है, इसमें फिर Q प्लस डेल क्यू है, डिस्चार्ज इधर Q है। ठीक है, तो इसमें ये सेलेरिटी ऑफ वेव प्रोपोगेट होगी। ये पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम भी जनरेट हो सकती है। पॉजिटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम में क्या होगा कि फ्लो इनिशियली जो है वो U1 H1 पे, U1 वेलोसिटी पे चल रहा है और H1 डेप्थ पे चल रहा है, और अब कहीं किसी वजह से जो है वो डिस्चार्ज इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज हो गई है, तो ये अब वेव फ्रंट जो है ये अपस्ट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। ये पॉजिटिव वेव है क्योंकि इसका जो डेल एच है वो ग्रेटर देन 0 है, और इसमें ct जो है
वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम प्रोपोगेट करेगी, सो सीटी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव वेव क्या होती है? नेगेटिव वेव ये होती है कि किसी जगह पे सडनली जो है डिस्चार्ज डिक्रीज कर जाए। ठीक है ना, तो अगर डिस्चार्ज सडनली डिक्रीज भी करे तो वो भी जो है एक ट्रांजिएंट फेनोमेना प्रोड्यूस करता है। जिस तरह अब ये है नेगेटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम। ठीक है, नेगेटिव वेव यहां पे सडनली डिस्चार्ज डिक्रीज कर गया है, तो यहां पे H2 जो है ना वो कम हो गया है, और इनिशियली जो फ्लो था वो H1 पे चल रहा था, वो इनिशियल फ्लो देखो, और फिर सर्च के एरिया में। तो अब यहां से आप देखें कि डेल एच जो है वो लेस देन जीरो है, लेकिन ये लेस देन जीरो भी एक नेगेटिव वेव की सूरत में आगे को प्रोपोगेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो में कमी आई है, अब ये इंफॉर्मेशन आगे को जाएगी, आगे भी डेप्थ ऑफ फ्लो में कमी आएगी। ठीक है, तो इस केस में ये नेगेटिव वेव है फ्रॉम अपस्ट्रीम, तो अब चूंकि अपस्ट्रीम पे है तो इसकी सीटी को फिर हम पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन ये वेव जब आगे जाएगी तो ये डेप्थ को आगे जाके कम करेगी, जबकि पॉजिटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम जो है वो डेप्थ को, पॉजिटिव वेव चाहे डेप्थ अपस्ट्रीम से हो डाउनस्ट्रीम से हो, वो जिस तरफ भी जाएगी वो आगे डेप्थ को इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसी तरह ये फिर नेगेटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम है। अब डाउनस्ट्रीम पे डिस्चार्ज कम हो गया है, ठीक है, और फिर आगे प्रोपोगेट कर रहा है डाउन अपस्ट्रीम की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास चार टाइप्स ऑफ सर्जेस हैं। आगे आए। ठीक है, so such a sudden variation on the water surface is usually caused by a sudden change in discharge del Q. Due to this sudden variation, इस वेरिएशन को इंट्यूमिसेंस भी कहते हैं और परटर्बेशन भी कहते हैं। A translatory wave, also referred as surge or bore, is formed, consisting of a discontinuity delta H called the front head of the wave. After this discontinuity, whose length is often negligible, the body of the wave remains reasonably parallel to the water surface of the initial uniform flow Q. Consequently, within the body of the wave, the discharge is equal to Q plus del Q. There are different types of translatory waves. The perturbation can be caused by a variation in discharge delta Q at an upstream section. The front of the wave moves downstream. ठीक है, अब अगर perturbation जो है वो upstream पे हुई है तो वेव जो होगी वो डाउनस्ट्रीम की तरफ मूव करेगी। अगर फॉर एन इंक्रीज इन डिस्चार्ज del Q is greater than 0, the perturbation will be above the initial water level. This is a positive wave coming from upstream. For a decrease in discharge del Q less than 0, the perturbation will be below the initial water level. This is a negative wave coming from upstream. ठीक है, फिगर का वो हवाला दे रहा है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। The perturbation be now caused by a variation in discharge del Q at a downstream section. The front of the wave moves upstream. ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम पे जो है ना वेरिएशन इन डिस्चार्ज हुई है, तो उसमें जो वेव बनेगी वो अपस्ट्रीम की तरफ आएगी। फॉर एन इंक्रीज इन डिस्चार्ज del Q is greater than 0, the perturbation will be below the initial water level. This is a negative wave coming from downstream. For a decrease in discharge, the perturbation will be above the initial water level. This is a positive wave coming from downstream. ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है? ठीक है, ये जिस तरह अगर कोई गेट लगे हो ना, गेट को अगर आप सडनली मैनिपुलेट करें तो उससे वेव जनरेट हो जाती है। ठीक है, जिस तरह ये एक गेट लगा हुआ है, ओपनिंग ऑफ गेट। अब आप इसमें
गेट को जो है अगर सडनली ओपन करें, ठीक है, तो क्या होगा कि फौरन तेजी से डिस्चार्ज डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम में जो है पॉजिटिव वेव जनरेट होगी और अपस्ट्रीम में नेगेटिव वेव जनरेट होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम में जो आपने सडनली डिस्चार्ज नीचे की तरफ ज्यादा कर दिया तो ऊपर की तरफ तो कम हो जाएगा, तो ऊपर अपस्ट्रीम जो है नेगेटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम विल प्रोपोगेट टुवर्ड अपस्ट्रीम, और जो डाउनस्ट्रीम चैनल है उसमें एक पॉजिटिव वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो ये सडन ओपनिंग ऑफ द गेट जो है वो दो तरह की वेव जनरेट कर रहा है। इसी तरह अगर आप इन चार वेव्स में दो की तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अब अगर सडन क्लोजिंग ऑफ द गेट हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि आपने सडनली, पहले पानी बिल्कुल सही चल रहा था एक ही डेप्थ से, आपने सडन जो उसको क्लोजर किया है, तो अपस्ट्रीम पे जो डिस्चार्ज है वो एकदम उसको उसका रास्ता रुक गया, वो हेड अप हो गया, और डाउनस्ट्रीम पे सडनली डिस्चार्ज की कमी हो गई है, तो वो डाउनस्ट्रीम पे जो डिस्चार्ज की कमी है वो एक नेगेटिव वेव की सूरत में जाएगी, और अपस्ट्रीम पे जो डिस्चार्ज की ज्यादती है वो पॉजिटिव वेव जनरेट करेगी। ठीक है ना, तो ये जो है सर्जेस का वो एक्सप्लेनेशन हो गई। Different types of translatory waves are often encountered in hydraulic engineering. Some examples are herewith given. During the control of discharge by a gate, one encounters, by suddenly opening the gate, an increase in discharge. A negative wave from downstream forms itself in the upstream channel, and a positive wave from upstream forms itself in the downstream channel. By suddenly closing the gate, a decrease in discharge, a positive wave from downstream forms itself in the upstream channel, and a negative wave from upstream forms itself in downstream channel. अच्छा, अब ये फील्ड में कहाँ का होते हैं? ये जो है हमारे रिवर्स जो है ना वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि हमारे रिवर्स जो हैं वो इस वजह से कि हमारे रिवर्स जो है ना वो साल में 3-4 महीने उसमें पानी होता है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। पर बाय द वे अगर आप तारीख को देखें तो तारीख में एक तो ये डैम जब बन गए ना तो डैमों ने सारी डैम जो है वो एक तरह ज़रूरत भी है, लेकिन डैमों ने सारी जो है ना वो इन्वायरमेंट को और उसकी जो रिवर की खूबसूरती है ना वो तबाह कर दी। तो जो अगर थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पिशावर वैली है या पिशावर वैली और टेक्सला और यहाँ तक ये सारा जो था ना ये और सवात और तख्तबाई, ये इलाके जो थे ये गंधारा तहजीब के बहुत बड़े सेंटर ऑफ लर्निंग थे। तो इसमें जो है ना बहुत बुद्ध मजहब के बड़े इसमें मोनास्ट्रीज थी और वहाँ पे उसके स्टडीज करते थे। और इसका जो सदर मकाम था, एक तरह जो मेन टाउन होता था वो चारसदा होता था। तो चारसदा को उस वक्त कहते थे पशकलावती। तो उस वक्त की हिस्ट्री में ये है कि जो बुद्ध मॉन्क्स थे वो उस पे कश्तियों पे बैठ के इंडस रिवर में ट्रेवल करते थे, डाउन इन द इंडस वैली यानी सिंध तक जाते थे। ठीक है, लेकिन फिर चूंकि पानी कम होता था तो अंग्रेजों ने भी कोई इसका किया था कि हम बार्ज बनाएं और इंडस को यूज करें, लेकिन ये बहरहाल हमारे पास इतना नहीं है। लेकिन यूरोप में ये काफी ज्यादा है क्योंकि उनके टेम्परेट रीजन है, यानी उनमें बारिशें बहुत होती हैं, तो उनके रिवर्स जो है ना वो सारे साल चलती हैं। तो उसमें जो है आप फिर जब रिवर्स को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करें तो आप फिर उसमें जो है ना आपको गेट्स लगाने पड़ते हैं। तो उसको कहते हैं नेविगेशन लॉक।
तो उस लॉक्स को जब आप खोलते हैं या बंद करते हैं ना, तो उस खोलने और बंद करने के दौरान जो है ना ये वेव्स डेवलप होती हैं। इसी तरह ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, sudden increase or decrease in power output will cause variations in the discharge and consequently considerable perturbations of the uniform flow in the upstream and downstream channel. इसी तरह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं वो तो पानी पे चलते हैं, तो उसमें जब आपको अपस्ट्रीम, जब आपको मिसाल के तौर पे पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है, रात के वक्त लोग अपनी जो पीक आवर्स होता है वो 10-11 के बाद फिर लो पीक टाइम होता है, और पीक आवर जो है ना वो 6 से 10 तक या इस तरह होता है जहां बिजली का इस्तेमाल ज्यादा है। तो ऑफ पीक आवर्स में फिर आपको बिजली की जरूरत नहीं होती, तो आप फिर क्या करते हैं कि आप टरबाइन की तरफ जो पानी जा रहा होता है उसको कम करते हैं। तो कम किस तरह करेंगे कि आप उसको वाल्व को ऑपरेट करेंगे, वाल्व को बंद करेंगे तो पानी, तो अगर आप तेजी से वाल्व को बंद करेंगे तो उस वक्त उससे फिर सर्जेस डेवलप होती हैं, यानी वो जो चैनल आता है उसमें वेव्स डेवलप होंगी। तो वो उसका ये तदारक इस तरह करते हैं कि वो फिर उसका कोई मैनुअल बनाते हैं जिससे वो बताते हैं कि एक वक्त में आप इसको सिर्फ इतनी टर्न दे सकते हैं वाल्व को, ताकि वेव्स प्रोड्यूस ना हो। Each large perturbation of the uniform flow, such as arrival of a flood wave as well as earth slides or earthquakes causing obstruction of the flow, will be responsible of different types of translatory waves. ठीक है, अर्थक्वेक्स जो आते हैं उसकी वजह से, या लैंडस्लाइड्स जो होती हैं और उसमें आके वो पानी में जो है गिरती हैं, तो उससे भी वेव्स बनती हैं। एक और जो वेव का फिनोमेना है वो ये है कि जो टाइड्स होती हैं, आपको पता है कि टाइड्स जो हैं वो समंदर का जो पानी होता है वो साहिल समंदर पे उसका लेवल सेम नहीं रहता, बल्कि वो ल्यूनर मंथ के हिसाब से, यानी चांद की जो गर्दिश है उसके हिसाब से पानी में जो है ना मद्दोजज़र आता है। ठीक है, और जिसको जवार बाटा भी कहते हैं। तो वो टाइड्स होती हैं, एक हाई टाइड है एक लो टाइड है। जब हाई टाइड होगी तो पानी जो है वो उसका लेवल जो है वो बीच पे आगे को जाएगा, यानी लैंड की तरफ ऊपर चढ़ाएगा, और उसका जो है हाइट भी बढ़ जाती है, यानी कि जिस तरह पानी जो है वो जमीन की तरफ खींचा चला आता है। और दूसरा जो है वो लो टाइड में जो है वो पानी जो है वो जमीन से दूर हो जाता है, तो डेप्थ उसकी जो वाटर की लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बल्कि इसकी वजह से जो टाइड होती है उसका असर बहुत दूर तक, पीछे जो रिवर आता है उसमें बहुत दूर तक जाता है, समझिए। जो बल्कि हमारा कोई सिंध वाला दोस्त था, उन्होंने कहा है कि जब टाइड होती है तो उसका इफेक्ट अपस्ट्रीम जो है पता नहीं 100 मील या कितने किलोमीटर तक जो है ना ट्रांसफर होता है फ्लो, क्योंकि रिवर जो आ रहा होता है, अगर पीछे आप डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज कर दें तो रिवर का फ्लो पे उसका जाहिर इफेक्ट होगा पीछे। ठीक है, तो ये एस्चुअरी में ये फिनोमेना होता है, caused by oceanic tidal flow entering the mouth of a river estuary, यानी जब टाइड हाई टाइड होगी तो वो जो रिवर है उसमें भी पानी पीछे जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो एक कंसर्न सिंध का है वो डेमो पे वो ये कहता है कि हमारा तो पानी डाउनस्ट्रीम कोटरी जो है वो दरिया खुश्क हो गया है, तो वो जो पानी है उसका समंदर का वो आगे टाइड की वजह से इंक्रोच कर रहा है, तो अगर वो आएगा तो उससे हमारी जमीनें जो हैं वो सलाइन हो जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई इसकी। अब इनको कैलकुलेशन किस तरह इनको जो है ना हम जो सेलेरिटी है सी टी उसकी इक्वेशंस हम डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है,
सो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन कंसिडर्ड विल बी अब उसके लिए इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। कंसिडर्ड विल बी अ पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम which produces itself on an initial uniform flow having a velocity u1 and is due to a sudden variation in discharge del q। ठीक है, एक पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम है, वो अपस्ट्रीम की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये आप देख सकते। ठीक है, तो पहले जो इनिशियल फ्लो की जो हालत है वो H1 है और U1 है, यानी H1 डेप्थ ऑफ फ्लो, U1 जो है वो U1 जो है वो डिस्चार्ज सॉरी वेलोसिटी है। और अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट के इस तरफ जो है डिस्चार्ज Q प्लस डेल Q जो है वो बढ़ गया है, ठीक है ना, और H डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज कर गई है, H2 इज H1 प्लस डेल H। तो डेल H जो है वो वेव बन गई है और वो वेव अब ट्रांसफर कर रही है। तो इसको आपने इसकी इक्वेशंस निकालनी है। तो किस तरीके से हम इक्वेशंस करेंगे कि हम यहाँ पे प्रेशर हम इज्यूम करेंगे कि हम वेव फ्रंट से जो है ना दूर जाके जो है तो वहां पे कर्वेचर जो है वो स्ट्रीम लाइंस जो है वो पैरेलल टू बेड होंगी। तो हम फिर उनका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ये मान रहे हैं कि वो हाइड्रोस्टैटिक। तो वहां पे फिर हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जो है वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। और तो ये यहाँ पे फोर्स FP1 प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है और अपस्ट्रीम कंट्रोल वॉल्यूम को प्रेस कर रही है, और यहाँ पे अपस्ट्रीम पे डाउनस्ट्रीम पे जो है प्रेशर फोर्स FP2 है, ठीक है। इसी तरह जो है अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम सिंपल वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नॉन स्टेशनरी फ्लो है, यानी कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हम जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो एज सच अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जिसको हम अप्लाई करेंगे, मोमेंटम इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन में तो हमने जो अप्लाई किया या मोमेंटम पढ़ा है वो तो इस सूरत में है कि हमारे पास एक कांस्टेंट डिस्चार्ज है, ठीक है ना। तो हम फिर कहते हैं Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो अब इस केस में तो जो है डिस्चार्ज वेरी कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम पे, एक तरफ डिस्चार्ज ज्यादा है, एक तरफ डिस्चार्ज कम है। तो हमें फिर किस इसको एक तरीका दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम फिर उसको स्टेशनरी बनाएं, ठीक है ना। स्टेशनरी किस तरह बनाएं कि हम जो है जो वेव की वेलोसिटी है उसके अपोजिट वेलोसिटी ऐड करें, ठीक है। तो उसकी वजह से वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे यहां जो वेलोसिटी है वो u2 है, तो और जो सेलेरिटी है वो डाउनस्ट्रीम की तरफ ct जा रहा है। तो इसको मैं स्टेशनरी बनाने के लिए मैं इसमें ct जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में u2 पे ऐड करूंगा ताकि वो स्टेशनरी बन जाए, यानी फ्लो जो फ्रेमवर्क मूव कर रहा है उसको स्टेशनरी बनाने के लिए मैंने इसमें u2 माइनस ct कर दिया, यानी जो ct डाउनस्ट्रीम जा रही है उसके मुखालिफ जो है ना इस एवरेज वेलोसिटी पे ऐड कर दिया। और दूसरी तरफ जो है वो भी मैंने यही काम किया, एक तरफ तो नहीं कर सकता हूं, तो दूसरी तरफ भी मैंने स्टेशनरी बनाने के लिए u1 में जो है ना वही माइनस ct ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी जो वेलोसिटीज हो गई वो u1 माइनस ct है और दूसरी तरफ u2 वो भी u2 माइनस ct दोनों तरफ कर दी, ठीक है, क्योंकि ct नेगेटिव है तो इस वजह से वो नेगेटिव ct मैंने u1 और u2 में ऐड कर दी। तो जो नेगेटिव चीज अगर आप ऐड करें तो वो वही चीज होती है जिस तरह आप माइनस कर रहे हैं,
ठीक है, इसीलिए अब मेरी वेलोसिटी u1 माइनस सी टी और u2 प्लस सी टी हो गई। ठीक है, अब ये मेरे पास, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको एक कंटिन्यूटी इक्वेशन में डिराइव कर रहा हूं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, अगर अगर वेरी ना करे तो u1 a1 इज इक्वल टू u2 a2। ठीक है ना, तो अब मैंने वही किया है, मैंने u1 a1 लिखा है, मगर u1 को जो है ना वो वाले u1 जो कि स्टेशनरी बना के आता है, तो वो u1 माइनस सी टी है। इसी तरह दूसरी तरफ u2 माइनस सी टी a2 है। ठीक है, तो इसको फर्दर प्रोसेस किया है, तो जो है फर्दर प्रोसेस इस तरह किया है कि u1 माइनस डेल यू माइनस सी टी लिखा है, और फिर a1 प्लस डेल ए है, इसको इस तरीके से लिखा है, यानी कि एरिया की वेरिएशन को डेल ए लिख दिया है, और u1 में भी एक वेरिएंट डाल दिया है डेल यू। ठीक है, तो और अगर ये अब हम रेक्टेंगुलर चैनल इज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल इज्यूम करें तो आपके पास u1 माइनस सी टी h1 आ जाएगा, क्योंकि b दोनों तरफ से b कैंसिल हो जाएगा। सो u1 माइनस सी टी h1 इज इक्वल टू u2 माइनस सी टी h2। और इसी तरह 5.45 को आप लिख सकते हैं a1 प्लस डेल ए इंटू u1 प्लस डेल यू माइनस u1 a1 इज इक्वल टू सी टी डेल ए। तो सी टी को इससे आप एक्सप्लेन, इससे आसान तरीके जो सी टी की एक्सप्रेशन है वो ये है कि Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1 इनटू विड्थ ऑफ द चैनल B विच इज कांस्टेंट। और सी टी, अब डेल Q को आप लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 इज चेंज इन Q विच इज डेल Q, और B टाइम्स H2 माइनस H1, B और H2 माइनस H1 जो है वो डेल H हो गया, तो B डेल H इज डेल ए, चेंज इन एरिया। ठीक है, तो इस CT को आप डेल Q बाय डेल ए भी लिख सकते हैं। इसको आप डेल, और अगर आप इसको यूनिट डिस्चार्ज की बेस पे लिखें तो फिर टोटल Q जो है वो सिंगल स्मॉल q बन जाएगा, और एरिया जो है वो h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि b जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, मसलन आप डेल कैपिटल Q को लिख सकते हैं स्मॉल q इंटू b, तो और नीचे एरिया को लिख सकते हैं b इंटू एच। तो ऊपर नीचे b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर फिर यहां पे डेल q का मतलब है चेंज इन डिस्चार्ज बाय चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे ये अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो आप लिख सकते हैं चेंज इन यूनिट डिस्चार्ज डिवाइड बाय चेंज इन डेप्थ। और यूनिट डिस्चार्ज आपको पता है कि u टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स डेप्थ h भी लिख सकते हैं। सो डेल q बाय डेल h कैन बी रिटन एज d ऑफ uh बाय dh। ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो सी टी की है वो उसकी ये डिफरेंट फॉर्म्स है 5.46। इसी तरह अब मोमेंटम इक्वेशन पे आए। मोमेंटम इक्वेशन में आपको पता है कि मोमेंटम इक्वेशन क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू in any direction is equal to sum of the forces acting in that direction। ठीक है, तो और वो फोर्सेस क्या हैं, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम इज्यूम करते हैं आसानी के लिए कि ग्रेविटी फोर्स जो है वो चैनल हॉरिजेंटल है। ठीक है, अगर चैनल हॉरिजेंटल है तो ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाएगी।
और हम ये भी सपोज करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लो, तो एफ एफ और एफ जी खत्म हो गया, सिर्फ प्रेशर फोर्स आप पे रहे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ प्रेशर फोर्स है और राइट हैंड साइड पे जाहिर है कि आपके पास है मास फ्लो रेट एम डॉट, दैट इज रो क्यू इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वो सारी वो चीजें जो हैं वो 547 के राइट हैंड साइड पे सारी, यानी रो ए टू टू यू टू माइनस सी टू इंटू यू टू माइनस सी टू माइनस रो ए वन यू वन माइनस सी टी यू वन माइनस सी टी। ठीक है, ये इसको फिर आप जो है ना आगे यहाँ पे सिर्फ एफ प्रेशर फोर्स रह गया। अब ये जो फोर्सेस हैं ये एक्ट कर रही हैं उस पे कंट्रोल वॉल्यूम, तो आपको नेट फोर्स देखनी है कंट्रोल वॉल्यूम पे, तो वो एक एंड पे FP1 है, दूसरे एंड पे FP2 है, इसका डिफरेंस लेना। ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर चैनल इज्यूम अगर हम करें तो FP1 जो है वो रो जी H1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और FP2 रो जी या गैमा H2 स्क्वायर बाय 2 हो जाए। और राइट हैंड साइड पे जब आप उसको अलजेब्रिकली वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आगे बस ये वाली चीज आ जाए। ठीक है, अब ये वाली चीज यानी 5.48 और 5.45A, ये 5.45A, ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से आती है। इन 5.48 को जब 5.48 में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको जब आप अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास u1 माइनस सी टी इज इक्वल टू प्लस ये वाली एक्सप्रेशन आएगी 5.49 GH1 अंडर रूट इंटू H2 बाई 2H1 1 प्लस H2 बाई H1। तो ये इससे आप CT निकाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन एन एक्सप्रेशन CT किस तरह से होगी कि CT को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और इस टर्म को उधर ले जाएं, सो CT सेलेरिटी ऑफ द ट्रांसलेटरी वेव। ठीक है, ये है आपके लिए उसके पास, तो ये चूंकि इट इज पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, तो वो किसके बराबर है u1 माइनस दिस टर्म। तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल हम कंसीडर कर रहे हैं तो इक्वेशन 5.5 एंड 5.46 विल अलाउ कंप्यूटेशन ऑफ CT एंड डेल एच। ठीक है, डेल एच क्या है, हाइट, वेव की हाइट H2 माइनस H1, और CT क्या है, हाइट, वेव की वेलोसिटी। और अब इफ U1 H1 एंड डेल Q आर नोन इन एडवांस, ठीक है, U1 जो वन सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा इनिशियल फ्लो कंडीशंस को रेफर करता है, यानी आपको पता होगा कि चैनल इनिशियली इस वेलोसिटी पे चल रहा है, इस डेप्थ पे चल रहा है, इस डिस्चार्ज पे चल रहा है, और सडनली या डिस्चार्ज बढ़ेगा या डिस्चार्ज कम होगा, तो उसके नतीजे में जो वेव प्रोड्यूस होगी आपको उसकी हाइट और उसकी वेलोसिटी निकालनी। ठीक है, ये सारा इशू। ठीक है, ये इसने और अगर जो 4 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं तो ये उसने उसके लिए फिर डिफरेंट एक्सप्रेशन होगी, तो वो आप इधर से देख लें, तो इधर इसने लिखा हुआ, ये हमने किया था पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम। देखें, ये इधर वेलोसिटी लिखी हुई, पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम इज u1 माइनस दिस थिंग। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम u1 यही वाली चीज है मगर प्लस के साथ। और फिर इसी तरह नेगेटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम
u1 प्लस दिस, ये जो ये वाली चीज है, ठीक है। बेसिकली बेसिक जो डिस्चार्ज फ्लो वो सीटी है वो क्या है, u1 प्लस माइनस vw, यानी फ्लो वेलोसिटी प्लस माइनस vw, और प्लस माइनस का फैसला इससे होता है कि ये नेगेटिव वेव है पॉजिटिव वेव है, ठीक है, अपस्ट्रीम से है डाउन स्ट्रीम से। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो चारों केसेस में वेलोसिटी जो है उसके ऊपर एक वेव का कंपोनेंट या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। वो वेव का कंपोनेंट इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यही चीज जो है अब अब उसमें देखते हैं कि क्या कहते हैं, चौधरी की किताब में भी ये चीज है, उसको अब फॉलो देखते हैं उसने किस तरह किया, ठीक है। चौधरी की किताब में इसमें और भी थोड़ी सी चीजें, अकरेंस ऑफ अनस्टडी फ्लो हम देखते हैं। Transients in open channels are produced whenever flow conditions are changed. These changes may be caused by natural processes or due to accidental or planned actions. The flow conditions include the flow depth and flow velocity. If the discharge is varied at a rapid rate or the channel has low friction, a bore may develop during the transient conditions. ठीक है, bore क्या है, वही wave है, surge है। Typical situations in which unsteady flow occur are as follows. Surges in power canals or tunnels produced by starting or stopping of turbines are due to the opening or closing of the turbine gates to meet the load changes. ठीक है, वही वाली बात जो मैंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कही थी, ठीक है। अब जो है ना वो टनल्स भी आ गई हैं हमारे हाइड्रोलिक्स में, क्योंकि जिस तरह आपको पता है नीलम झेलम प्रोजेक्ट्स में जो है वो टनल्स के जरिए एक दो वैलीज में से फ्लो एक वैली से दूसरे वैली में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो टनल्स उसमें लगी हुई, तो जब टनल होंगी तो टनल्स पे गेट भी लगे होते हैं। अच्छा, दूसरी वो इंस्टेंस देता है, सर्जेस इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम चैनल्स प्रोड्यूस बाय स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ पंप्स एंड ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कंट्रोल गेट्स, ठीक है, इससे भी waves प्रोड्यूस होती हैं। waves in the navigation channels produced by the operation of navigation locks, वही वाला, ठीक है, दरियाओं वाली। flood waves in streams, rivers and drainage channels due to rainstorm or snow melt are produced by the failure of dams, dikes, levees or other control structure, ठीक है ना। पानी जिस तरह ग्लफ आता है, ग्लफ का नाम आपने सुना होगा, कि ग्लेशियर सडन जो मेल्ट कर रहे हैं, तो चित्राल में और खास तौर पे 2-3 दफा इसने काफी तबाही काज की है। तो वही जो इसने कह रहा है, सडन स्लो मेल्ट से जो है पानी एकदम आ गया, तो जो गांव उसके नाले के या रिवर के किनारे हैं वो जेर आब आ गए। या फिर वो वाले केस जिसमें के डैम खुदा न खास्ता फेल हो जाए या डाइक ब्रीच हो जाए, ठीक है। डाइक ब्रीच जो ना, तो अक्सर चूंकि हमारा बहुत बड़ा निज़ाम है, नहरी निज़ाम, तो उसमें अक्सर आप सुनते होंगे फला जगह पे जी पुश्ता जो है वो टूट गया। इसी तरह टाइड्स इन एस्चुरीज, बेज एंड इनलेट्स, वेव जनरेटेड बाय लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस इन रिवर्स, चैनल्स, रिजर्वायर्स एंड लेक्स, ठीक है। एवलांच आते हैं जहाँ जो स्नो के भी एवलांच होते हैं। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कागान में कहीं एवलांच आया हुआ था, स्नो मूव कर रही थी। इसी तरह स्टॉर्म रन ऑफ इन सीवर्स एंड ड्रेनेज चैनल्स, ठीक है। तेज अगर सैलाब ज्यादा बारिश हुई हो तो तेजी से पानी सीवर्स और ड्रेनेज चैनल्स में आता है, उसमें भी ये वेव्स काज कर सकते हैं। इसी तरह सर्कुलेशन एंड लेक्स एंड रिजर्वायर्स प्रोड्यूस बाय विंड और बाय टेम्परेचर एंड डेंसिटी ग्रेडियंट्स, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट्स की वजह से भी और जो है ना सर्कुलेशन लेक्स में प्रोड्यूस होती है, यानी कि
लॉन्ग वेव्स होती हैं, स्लोली वेरिंग वेव्स, वो प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह वेव्स इन लेक्स, रिजर्वायर, एस्चुरीज, बेज, इनलेट्स एंड ओशंस प्रोड्यूस्ड बाय विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, सुनामी तो आपने सुना ही होगा, वो वाला दरख्तों वाला सुनामी नहीं, वो तो ऐसे ही दूसरी चीज है ना, मतलब वही सुनामी। चलो अल्लाह सबको सुनामी से बचाए। अच्छा, अब इसने जो इसको किया है, इसने भी इक्वेशंस डेवलप की हैं। ठीक है, इक्वेशंस तो वही हैं जो उसने डेवलप की हैं, लेकिन इसने जो है दूसरे तरीके से डेवलप। ठीक है, इसकी एजम्पशंस, इसका तरीका भी देख लेते हैं। In this section, we will derive expressions for determining the celerity and height of a gravity wave produced by a sudden change in discharge. These expressions are general and may be used for small or large amplitude waves. We will make the following simplifying assumptions in the derivation. The channel is frictionless and channel bottom is horizontal. The pressure distribution on both sides of the wave front is hydrostatic. ठीक है, हम जो अपना कंट्रोल वॉल्यूम है वो वेव फ्रंट से दूर उसकी बाउंड्रीज लेते हैं, ताकि वहां पे फ्लो डेप्थ जो है ना वो यूनिफॉर्म हो, ताकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इजम्पशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की इजम्पशन जो है ना वो वैलिड रहे। The velocity distribution is uniform on both sides of the wave front. The wave is an abrupt discontinuity of negligible length. ठीक है, इसीलिए तो सडन हमने उसको एक सडन हाइट देते हैं, वर्टिकल फेस सा बना देते हैं, क्योंकि उसकी विड्थ हम कंसिडर नहीं कर रहे। सडन discontinuity of negligible length. The wave does not change in shape as it propagates in the channel. The water surface behind the wave is parallel to the initial water surface. ठीक है, let flow be suddenly increased from Q1 to Q2 in a channel which increases the flow depth from Y1 to Y2 as shown in figure 11-12. फ्लो इनिशियली जो है वो वेव डेप्थ y1 पे चल रहा है और वेलोसिटी v1 है। ठीक है, और फिर फ्लो का इनफ्लक्स हुआ है, तो फ्लो यहाँ पे y2 हो गया है डेप्थ, और वेलोसिटी v2 हो गई है। और ये वेव फ्रंट जो है ना, ये t0 पे, टाइम t0 पे ये इस जगह पे है, और फिर टाइम t0 प्लस डेल टी पे ये वेव फ्रंट इधर आ गया। ठीक है, तो इतनी देर में इसने जो ये डिस्टेंस मूव की है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी टाइम्स टाइम डेल टी। ठीक है, डेल टी टाइम में ये वेव फ्रंट इधर आ। अब इसके लिए इसने कंट्रोल वॉल्यूम ये बनाया है, और इसको अब वो इक्वेशन डिराइव करता है। लेकिन उसने जो है दूसरे तरीके से किया था, यानी उसने नॉन स्टेशनरी फ्लो को, अनस्टडी फ्लो को स्टडी बनाया था बाय एडिंग एंड सब, वो जो सीटी को माइनस करके ना, इसने जो है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम अप्लाई किया है जिस इक्वेशन डिराइव करने। ठीक है, तो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम जो है ना वो ये 11-6, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रो टाइम्स डीवी। डीवी जो है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। इसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज है उसको जब आप रो वी ए के साथ कंट्रोल सरफेसेस पे उसका सम लेते हैं तो वो 0 के बराबर है। ठीक है, रो जो है वो मास डेंसिटी ऑफ वाटर है। एक्चुअली इस फार्मूले में एक यहाँ पे एक वेरिएबल बी भी होता है जो कि इंटेंसिव वेरिएबल है। तो अगर डेंसिटी होगी यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी तो वो 1 के बराबर होगा।
इसी वजह से आगे आप देखेंगे फिर उसको डिफरेंस लेता है। सो इसको अब ए फ्लो एरिया है, ये वी जो है ये उसका वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है, और ये दूसरा कैपिटल वी जो है फ्लो वेलोसिटी है। सबस्क्रिप्ट 1 और 2 जो है ना वो आ गए सेक्शन 1 और 2 के लिए, जो कि टी नॉट और टी नॉट प्लस डेल्टा टी के लिए। उसके बाद हम रो वी ए कंट्रोल सरफेसेस पे ये चीज कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा कंट्रोल सरफेसेस एक 1 है एक 2 है, तो इनका डिफरेंस होगा, यानी रो V1A1 माइनस रो V2A2। ठीक है, तो ये जो टर्म है 11.6 की जो कंट्रोल सरफेसेस पे है, ये इट ट्रांसलेट्स एज रो V1A1 एंड रो माइनस रो V2A2। और अब ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज वाली चीज है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो वाटर की डेंसिटी, चूंकि वाटर इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी को हम फिर डेरिवेटिव से बाहर ले आते हैं। तो अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के क्या चीज रही है, डी वी रेट ऑफ, जो क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, उसका टाइम के साथ वेरिएंट। तो वो किस तरह आएगा कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है एट टी प्लस डेल टी, उस वक्त जो वॉल्यूम है माइनस कंट्रोल वॉल्यूम में लिक्विड एट टी नॉट, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है ना। तो ये जब हमने किया तो वी टी नॉट जो है वो इनिशियल है, और टी नॉट प्लस डेल टी पे जो उसमें एडिशन हुआ है वॉल्यूम का, वो है वेव वेलोसिटी टाइम्स A2 माइनस A1 इंटू डेल टी। ठीक है, और ये क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी नॉट प्लस डेल टी, और इसका से आप माइनस करेंगे जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल टी इसको कैंसिल कर देगा। सो टाइम रेट जो है वो रो टाइम्स सेलेरिटी और वेव वेलोसिटी टाइम्स A2 माइनस A1 आ गया। अब हमारे पास ये चीज आ गई, और हमारे पास 11.8 और 11.7 को हमने ऐड किया है, क्योंकि 11.6 जो है ये वाला मेथड वो ये कहता है 11-6। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इसमें हम अब ऐड करेंगे। तो ये जब ऐड किया तो हमारे पास चीज आ गई A1, उसमें सब्सिट्यूट किया और फिर जो है ना अलजेब्रा किया, तो A1 इंटू V1 माइनस VW इज इक्वल टू A2 इंटू V2 माइनस VW। ठीक है, VW क्या चीज है, CT। ठीक है, और यही चीज अगर आप उसमें देखें, इसमें देखें, तो इसमें भी जब इसने भी वही यही चीज कंटिन्यूटी इक्वेशन उसकी इसी तरह ही आई थी। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यही है, देखो ये U1 माइनस सी टी इंटू H1 इज इक्वल टू U2 माइनस सी टी इंटू H2। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। और अगर उससे पहले जो है आपके पास ये इक्वेशन आई थी U1 माइनस सी टी इंटू A1 इज इक्वल टू U2 माइनस सी टी इंटू A2। तो इसकी भी देखें, इसी तरह की इक्वेशन आई है, A1 इंटू उस, ये V1 कह रहा है वो U1 कह रहा है, ये VW कह रहा है वो CT कह रहा है। सो आप देखें दोनों ने डिफरेंट तरीकों से किया है, लेकिन चीज जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन वो एक ही जैसे आई। ठीक है, इसी तरह मोमेंटम इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, इसने जो मोमेंटम इक्वेशन है वो भी इसी तरह एक ही चीज आई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास मेथड आ गए,
इसको सॉल्व करते हैं तो चौधरी की किताब वो जो है उसमें दूसरे उसको सॉल्व प्रॉब्लम को देख ले, ठीक है। ठीक है, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। द हेड रेस चैनल इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन with a width of B is equal to 10 meter. This channel has a bed slope of S naught is equal to 0.002 and the coefficient of Manning is N is equal to 0.02 meter minus 1 by 3 S into second. During the normal type turbine operation, the flow is uniform, having a discharge of 40 cubic meter per second. Due to a sudden load rejection, the gate in the head race channel is partially but rapidly closed, thus decreasing the discharge to 0.5 cubic meter per second. ठीक है, सडन लोड रिजेक्शन की वजह से, यानी वहां पे पावर की जो खपत है उसमें जब कमी आई तो उन्होंने कहा जी आप भी बंद करो डिस्चार्ज। तो किस वजह से, टरबाइन को बंद तो नहीं कर सकते, टरबाइन का फ्लो कम कर दिया ताकि टरबाइन थोड़ी पावर प्रोड्यूस करे। तो एकदम जो है ना सडनली जो है, सडनली तो नहीं कहा उसने, उसने कहा रैपिडली, ठीक है, क्योंकि सडनली तो जो है वो उसकी इजाजत नहीं होती, तो फिर भी जल्दी से उन्होंने बंद कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, वेव्स जो होंगी वो जो है उस गेट से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डेवलप होंगी, तो वो आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब देखें इसमें इसने फिर उसको सॉल्व किया हुआ है। आपको क्या चीजें नोन है, मैनिंग एन नोन है, चैनल की विड्थ नोन है, ठीक है, और बेड स्लोप नोन है, और U1 ये डिस्चार्ज नोन है, ठीक है। तो अब पहले वो जो है ना डिस्चार्ज हाइड्रोलिक ज़ाहिर है यूनिफॉर्म फ्लो पे चल रहा था, तो चूंकि मैनिंग एन उसने दिया है तो आपने यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ उसने नहीं दी, तो आप फिर उसके लिए मैनिंग फार्मूला लगा के यूनिफॉर्म फ्लो की डेप्थ निकालें, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो की डेप्थ जो होगी इस फार्मूले से आपको अच्छी तरह पता है कि Q नोन है, और ये फार्मूला आपने लगा दिया और उसके बाद इसको ट्रायल एंड एरर से सॉल्व किया। सो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर। H, तो H इज इक्वल टू 1.58 जब करें तो आपके पास डिस्चार्ज 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि सही डिस्चार्ज है। सो YN या HN जो है, जो कि H1 है हमारे हिसाब से, क्योंकि इनिशियल कंडीशन को हम 1 के सब्स्टिट्यूट से जाहिर करते हैं, तो नॉर्मल डेप्थ इज देयरफॉर 1.58 मीटर। वेटेड सरफेस जो है वो यानी एरिया, फ्लो एरिया 15.8, एवरेज वेलोसिटी 2.53 मीटर पर सेकेंड आ गई Q बाय A से। ये हाँ, तो जो स्मॉल वेव है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है GD है, ठीक है। तो वो फार्मूला GH उसने अप्लाई किया है, ठीक है, उसको फिलहाल हमारा काम नहीं। उसने फ्रूट नंबर भी वो निकाला है, हाँ शायद ये GHN इसलिए निकाला है कि फ्रूट नंबर के लिए यूज हो, क्योंकि वेव सेलेरिटी ऑफ वेव GHN अंडर रूट से निकाली है, 3.94 आ गई, और फिर फ्रूट नंबर निकाला है जो कि 0.64 है, लेस देन 1 है, इज सब क्रिटिकल। अब जो है उसने वो काम करना है जिसके लिए हमने सारा ये तमहीद बांधी है, यानी कि सेलेरिटी ऑफ वेव, क्योंकि डिस्चार्ज सडनली रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जो है तो गेट से एक तरफ जो है पॉजिटिव वेव जाएगी, दूसरी तरफ नेगेटिव वेव जाएगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वेव में तो आपने क्या किया कि CT इज गिवन एज del Q by del H, where Q is not discharge but unit discharge, rate of change of unit discharge with depth। तो आपने इसको लिख दिया Q final minus Q initial divided by B, क्योंकि ये यूनिट डिस्चार्ज है, डिवाइड बाय del H which is H2 minus H1।
ठीक है, तो आप जब भी चेंज निकालते हैं इसमें, इस केस में आप फिर फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट लेते हैं, इसीलिए QF माइनस Q1 है, H2 माइनस H1 है। तो आपके पास H2 माइनस H1 जो है वो H1 आपके पता है 1.58 है, ठीक है। और अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो ऊपर वाली सारी चीजें नोन है, नीचे वाली चीज में सिर्फ H2 अननोन है और H1 जो है वो 1.58 है। सो CT इज इक्वल टू माइनस 3.95 डिवाइडेड बाई H2 माइनस 1.58, ठीक है। और ये आपके पास CT और H2 जो है ना वो अननोन है, तो आपके पास दो इक्वेशनें होनी चाहिए। ये कंटिन्यूटी से आपके पास एक इक्वेशन आ गई, और फिर आप क्या करेंगे, कंसिडरिंग अ पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम द मोमेंटम इक्वेशन 5.5 कैन बी रिटन एज, अब क्योंकि ये पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इक्वेशन है पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम की, वो ये वाली एक्सप्रेशन CT इज इक्वल टू U1 माइनस अंडर रूट GH1 इंटू दिस, ठीक है। अब H1 को हमें पता है नॉर्मल डेप्थ है HN, और U1 हमने U कैलकुलेट किया है, तो इसमें H जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो U1 भी नोन है, वो अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। CT इज इक्वल टू U1 की जगह 2.53, GH1 जो है अंडर रूट 3.94 हो गया, और H1 1.58, तो ये भी, इसमें भी अननोन जो है ना वो H2 है। अब आपके पास दो इक्वेशनें हैं, ठीक है, और अननोन जो है वो भी दो हैं, तो आप क्या करें सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो फिर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि आप ये इस CT को इस साइड को, इस इक्वेशन को इसके राइट हैंड साइड के इक्वेट कर दें, तो दोनों तरफ जो है ना H2 अननोन है, और फिर आप ट्रायल एंड एरर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर H2 एक दफा जब आ जाए तो फिर आप चाहे इस इक्वेशन में चाहे इसमें पुट करके CT निकाल सकते हैं, ठीक है। इसने अलबत्ता जो है ना थोड़ा ये और काम किए, इसने कंप्यूटेशन इस तरह की है, द कंप्यूटेशन इज डन बाय ट्रायल एंड एरर यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ H2 until the same value is obtained for CT using the two relationships given above. The trial and error computation is illustrated below, ठीक है। अब इसके पास ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन। तो इसने क्या किया कि फ्लो डेप्थ H2 को एस्टिमेट किया, पहले ट्रायल में 2.65 लिया H को, ठीक है। अब देखो पहली जो H1 है वो 1.58 है, और ये जो वेव है आपको पता है ये पॉजिटिव वेव है, इसका मतलब है H1 अगर 1.58 है तो ये H1 से लाजमी तौर पे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसने H2 फिर इज्यूम किया पहले 2.65, ठीक है, उससे जो CT की वैल्यू आई इस पहली इक्वेशन से वो -3.692 है, और दूसरी से जो CT की वैल्यू आई वो 3.367 है। इसका मतलब है अभी फिर एस्टीमेट को चेंज करो, फिर इसने दूसरे एस्टीमेट में H2 को 2.65 से 2.78 कर दिया, और फिर भी ये थोड़ा फर्क था, फिर इसने 2.714 जब किया तो दोनों की जो CT की वैल्यू दोनों से वो -3.483 आई, तो बस इसने कहा ये अब जो वैल्यू है वो सही है, तो इसने फिर वेव हाइट H2 निकाल ली, और H2 माइनस H1 भी निकाल लिया, और फिर CT भी आ गया और H2 भी इसके पास आ गया, ठीक है। ये इसने फिर रिजल्ट इसको इसमें शो भी किया, ठीक है। ये पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, गेट क्लोजर को सडन गेट क्लोजर हुआ है, तो पॉजिटिव वेव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम प्रोड्यूस हुई है, जिसका डेल H जो है वो 1.13 मीटर है, और CT जो है वो 3.483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसने ग्राफिकली भी शो कर दिया। पॉजिटिव वेव ऑफ हाइट del H is equal to 1.134 meter
propagates from the gate toward the upstream with a celerity of ct 3.483 meter per second। ठीक है, अब इसी तरह जो है नेगेटिव वेव जो है ना वो अपस्ट्रीम से प्रोड्यूस होगी जो डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएगी। तो वो नेगेटिव वेव भी है, उसके लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सी टी स्टार उसका इसने नाम रखा है, तो वो भी सी टी भी उसी तरीके से वही वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल और वही H2 माइनस H1। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। फिर considering a negative wave from upstream, the momentum equation can be written as this। ठीक है, ये नेगेटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम की इक्वेशन। इसमें अब आपने जाहिर है कि U1 H1 इंसर्ट करना है, तो ये इक्वेशन जो, और फिर ट्रायल एंड एरर से दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब इसको भी ग्राफ बना देख लें। ठीक है, अपस्ट्रीम से जो नेगेटिव वेव जा रही है उसका डेल एच जो है वो -0.8 है और उसकी वेलोसिटी 4.915 मीटर पर सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो ट्रायल एंड एरर है ये हमने मैन्युअली ही करना है या कैलकुलेटर पे भी हम कर सकते हैं? तो देखो, एक तो ये है कि आप इसी चीज को सॉल्व करो। ठीक है, और दूसरी तरीका ये है कि आप सी टी एक साइड को दूसरे के बराबर कर दो और वो जो नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी उसको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। तो अगर आपका कैलकुलेटर वो नॉन लीनियर की वैल्यू दे देता है तो फिर आपको ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस तरह के सवाल को खुद इसी सॉल्व प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, और ये वाला तरीका इस्तेमाल करने की बजाय आपको जो सही लगता है वो तरीका इस्तेमाल करें, और जो रिजल्ट आता है वो इससे कंपेयर कर लें। तो अगर वही वाला रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है आपका वो तरीका ठीक है, तो आप उससे कंफर्टेबल हैं तो उसको फॉलो करें। सही है सर, थैंक यू। ठीक है जी, हाँ। तो ये सारा आज का इसमें अब आप इस तरह भी करें कि ये जो चौधरी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसको भी करें। ठीक है, चौधरी क्या प्रॉब्लम देता है? अ 1 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज कैरिंग अ फ्लो ऑफ 5 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड एट अ फ्लो डेप्थ ऑफ 2 मीटर। Determine the height of a surge wave and its velocity if the discharge is suddenly increased to 10 cubic meter per second at the upstream end। ठीक है, तो अब ये वाली केस, इस केस में चौधरी में मुझे ये है कि वो जो दूसरी की जो मैंने नोट दिए हैं उसमें वो पूरी चारों टाइप्स ऑफ सर्जेस जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। चौधरी जो है वो चारों टाइप्स ऑफ सर्जेस में नहीं जाता। तो लेकिन आप इसका प्रॉब्लम कर सकते हैं। डिटरमिन द हाइट ऑफ ए सर्ज वेव एंड इट्स वेलोसिटी इफ डिस्चार्ज इज सडनली इंक्रीज टू 10 एट द अपस्ट्रीम एंड। इसका मतलब है ये डिस्चार्ज इंक्रीज कर गया तो ए पॉजिटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम, तो ये इस केस में पॉजिटिव वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम जनरेट होगी। ठीक है, तो इसको आप फिर इधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप वही उसी तरह की प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम इसमें कोई इतनी सरप्राइज नहीं है, यही चारों टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफी है मेरे ख्याल में। अब एक वो पिछली दफा जो मैंने वो उसकी जनरेटेड हाजिरी थी उसमें कुछ अजीब ही चक्कर थे कोई, मैं लिहाजा मैं खुद हाजिरी लेता हूँ आपका। वो उन्होंने, अगर मैं देखता हूँ आपको, थोड़ा वेट करें, मैं आपकी वो निकाल लूँ ना हाजिरी की।
हाँ अटेंडेंस शीट है। ये सी 830 है, 875 है। हाँ ये सलमान अहमद, प्रेजेंट सर। सलमान अहमद, प्रेजेंट। ख्वाजा हसीब मकबूल, प्रेजेंट सर। जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। अमजद हुसैन, प्रेजेंट सर। जमील गुलाबजई, प्रेजेंट सर। उजैर राहील, प्रेजेंट सर। आमिर शबीर, प्रेजेंट सर। हाफिज अरसलान, प्रेजेंट सर। हसन दानिश, प्रेजेंट सर। लेट मी, आगे से मैंने सॉरी, ओरान अहमद लहरी, प्रेजेंट सर। सलीमुल्लाह, प्रेजेंट सर। इकरामुल्लाह खान, जरक खान, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद वकार सलीम, प्रेजेंट सर। ये वकार सलीम है। सर वो पहले मोहम्मद, राशिद बोला है, मेरी अब वकार सलीम वाला मैं हूँ। ठीक है दोनों हैं। वकार अजीम शम्स, प्रेजेंट सर। मुहिक, मिसबा रानी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद राशिद प्रेजेंट सर। वो हो गया है। मोहिक खालिद, रोहित, प्रेजेंट सर। जवाद सलीम, प्रेजेंट सर। आयशा नूर, आरफा रशीद, अमीर हमजा दुरानी, प्रेजेंट सर। फैसिल हयात, प्रेजेंट सर। क्या नाम है आप? आरफा रशीद है। ये किसने कहा था अभी मुझे बताया, पता नहीं, मैं तो सर ये अरफन है। आरफा का है, ठीक है। आयशा नूर तो नहीं है। अजहर खान, यस सर। आरफा राशिद प्रेजेंट सर। हाँ वो तो हो गए, ठीक है। ये मोहम्मद अवैस, कमर नियाज, फैसल हयात, इनमें से कोई है? इकरमा शफीक, प्रेजेंट सर। मीका मुर्तजा, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अच्छा अब ये फिर मैं जो नहीं है उनका फिर नाम पुकार लेता हूँ। आयशा नूर और मोहिक खालिद। सर प्रेजेंट। क्या, कौन है आप? सर मोहित खालिद। ठीक है, आप आयशा नूर अगर हैं तो वो भी बता दें।
इकरामुल्लाह खान, चले ठीक है। और ये लेट मी कि अब ये मंडे नहीं ट्यूसडे कब है, तो ठीक है ये ठीक है जी, चलें मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। और वो सर ये असाइनमेंट कर लीजिए। हाँ LMS पर नहीं कोई भी। हाँ, LMS पे वो कर दिए। ये चीज़ें जो आज वाली चीज़ें हैं ये मैं इधर ही अपलोड कर दूंगा टीम्स में। ठीक है सर। और सर टेक्स्ट लास्ट बुक डेट भी सर 22 है जी सर, लास्ट डेट 22 है। हाँ 21 है मेरे ख्याल में। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा वेलकम।